अच्छा, अगर बात करें सर, आप सालाना कितने का टर्नओवर कर ले रहे हैं? टर्नओवर सर 1 लाख की तकरीबन सैलरी थी मंथली। 1 लाख रुपए? हाँ जी। तो लेकिन उसमें मैं मालिक नहीं था, नौकर था। अच्छा, नौकर थे आप? हाँ, तो जो अपना पंजाब वाला एटीट्यूड है वो मेरा वहाँ पे उनको सूट नहीं किया। तो अब भैंस की चवाई भी हम पार्लर से कर रहे हैं। अच्छा। और गाय की तो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में ही हो रही है। अच्छा, गाय की तो पूरे वर्ल्ड में हो रही है। भैंसों को भी आप फ्री रेंज कर रहे हैं और पानी फ्री रेंज में पीती हैं, फ्री रेंज में खाती हैं, फ्री रेंज में दूध देती हैं। अगर ये मैनुअल होता तो आपको कितनी लेबर लगानी पड़ती? कम से कम 7 बंदे तो चाहिए। 7 बंदे? हाँ। और ऑटोमेशन में कितने लोग अभी कर रहे हैं? अभी सर 4 बंदे कर रहे हैं, तो और वो 4 बंदे लेबर इसके एग्री फार्म के साथ में खेती का काम भी थोड़ा बहुत कर देते हैं। अच्छा, तो लोन आपने कितने रुपए का लिया था? लोन मेरे पास था 98 लाख का। किसान साथियों नमस्कार। डेयरी फार्मर तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, बट आपने लाल सिंह जैसे डेयरी फार्मर नहीं देखे होंगे। मालूम उसका कारण क्या है? ये ऐसे फार्मर है जो बाल में खाल निकाल लेते हैं, क्योंकि डेयरी तो कर ही रहे हैं, डेयरी के साथ साथ ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो मतलब बहुत सारी चीजों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। इस फार्म में क्या क्या किया गया है वो आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं और सारी डिटेल्स में बातें करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन अपने। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपके सब दर्शकों को मेरी तरफ से पंजाब में आने का वेलकम और सत श्री अकाल। सबसे पहले मोटा मोटा ये जानना चाहेंगे सर, अपने फार्म में क्या क्या कर रहे हैं? मतलब गाय भैंस दुनिया पाल रही है, आप गाय भैंस पालने के साथ साथ और अलग क्या कर रहे हैं? देखो सर, गाय भैंस पालने में सबसे पहले ये है कि आपका फार्म अच्छे से मैनेज हो जाए। मैंने इसमें स्क्रैपर वगैरह लगा के गोबर को मैनेज करके बायोगैस में बदल दिया है ना? जी, ओके। उससे हम अपना घर का सारा और जो प्रोसेसिंग का काम है वो इससे कर रहे हैं। अच्छा। और जो दूध है उसको हम खुद से सेल करते हैं डोर टू डोर। उसके लिए हमने मिल्क ATM लगा रखा है और उसमें पेमेंट का कोई चक्कर नहीं रहता। सब तरफ से पेमेंट ऑनलाइन और एडवांस में मिल जाती है। अच्छा, अगर बात करें सर, आप सालाना कितने का टर्नओवर कर ले रहे हैं? टर्नओवर सर 50-60 लाख से ऊपर हो रहा है। 50-60 लाख का टर्नओवर है। तो अब किसान साथियों, कैसे टर्नओवर तो आपने सुन लिया भाई, ये 60 लाख इतनी इजीली नहीं आएगा कि आप शुरू करेंगे और आपको भी 60 लाख रुपए की बचत होने लग जाएगी। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कैसे मुमकिन होगा, सर से हम पूछते हैं कैसे आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकते हैं। तो सर, हम सबसे पहले बात करते हैं जो आपका फर्स्ट स्टेप था। ये फार्म की अगर न्यू के बारे में बात करें तो फार्म आपने कब स्टार्ट किया था? मैं इस फार्म में तो मतलब समझो कि मेरे को बना बनाया मिल गया सारा स्ट्रक्चर। सब बना बनाया मिल गया? हाँ, तो क्या कैसे मिला, जो मेरे फादर साहब है उन्होंने पहले दूध परचेज और सेल का काम किया था। अच्छा। जो गांव से दूध खरीदते थे, साइकिल से लेके लुधियाना में जाते थे। अच्छा, साइकिल से लुधियाना लेके जाते थे? सर्दी है, बारिश है, कोई जितना 20 किलोमीटर का रास्ता है, उन्होंने अपने जोर से और अपनी जो हट है उससे वो पूरा किया है। हाँ, वो उसके बाद मेरे भाई ने साथ दिया, बड़े ने। तो इन्होंने 1-2 पशु ले लिए। पहले एक भैंस से काम शुरू किया था घर में, पिताजी ने। अच्छा। एक भैंस से लेके जो सब है उनकी मेहनत का नतीजा है। उनकी मेहनत का नतीजा है। मैं अपनी एजुकेशन पूरी होने के बाद फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। अच्छा, एजुकेशन के बाद नौकरी ना करके फार्म पे काम में आ गया। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रखी है। मेरे को जॉब भी अच्छी मिल चुकी थी। अच्छा। बॉम्बे की कंपनी में। अच्छा, कितने लाख रुपए की आपका पैकेज ठुकरा करके गोबर वाले काम पे? वो 1 लाख की तकरीबन सैलरी थी मंथली। 1 लाख रुपए? हाँ जी। लेकिन उसमें मैं मालिक नहीं था, नौकर था। अच्छा, नौकर थे आप? हाँ, तो जो अपना पंजाब वाला एटीट्यूड है वो मेरा वहाँ पे उनको सूट नहीं किया। अच्छा। तो मैंने छोड़ दिया है ना। क्या बात है, मतलब 12 लाख रुपए साल के वैसे ठुकरा दिया बिना सोचे समझे? तो मैंने इसमें आके काम साथ में करना शुरू कर दिया, खेती का। और पहले हम खाली दूध बेचते थे। अच्छा। तो फिर मैंने इसमें वैल्यू एडिशन करने की कोशिश की। जैसे छाछ हो गई, घी हो गया, पनीर हो गया, खोआ हो गया, बर्फी हो गई। और ये चीजें करने से डेयरी फार्म का प्रॉफिट बढ़ता है। अच्छा, प्रॉफिट बढ़ता है। अगर हमने बेरका को बेचना हो, जो सरकारी संस्था है, तो गाय का दूध ज्यादा से ज्यादा 40 रुपये लीटर में जाएगा और भैंस का ज्यादा से ज्यादा 65-70 की एवरेज बनेगी। बिल्कुल। तो उसमें से गुजारा नहीं होता फार्म का। जब हम प्रोसेसिंग कर देते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद जो लस्सी है उसको हम 54 में सेल करते हैं। अच्छा। तो गाय का दूध बेरका लेकर जाती है 40, तो लस्सी 55 में 4 में होगी। तो प्रॉफिट देखो कितना बढ़ गया। अच्छा। और उसमें से घी भी निकाल लिया है। अच्छा, घी भी निकाल लिया। हाँ। तो प्रोसेसिंग
का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस समय बहुत पे। जरूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं शेड से, फिर आते हैं आपकी प्रोसेसिंग यूनिट में। जो आपने शेड का निर्माण किया था, आपने किस सन में किया था, कितने दिनों बाद ये शेड का निर्माण किया था? 4 साल हो गए इस शेड को निर्माण किए। 4 साल। हाँ, जो अच्छा जो जी। पहले था वो घर में ही सेटअप था पुराना। तो वहाँ पे दिक्कत ये आती थी कि वो एक तो जगह कम थी और उसमें से गोबर डेली निकाल के ट्राली से बाहर लाना पड़ता था। अच्छा। तो उसमें बहुत लेबर लगती थी और जो मिल्किंग थी वो वहाँ पे हाथ से थी। अच्छा। उस पे भी ज्यादा कॉस्ट पड़ जाती थी, लेबर स्किल लेबर मिलती ही नहीं है। ओके। वो भी दिक्कत है। वो भी दिक्कत है। और इन चीजों को सुधारने के लिए हम 4 साल पहले जहाँ पे आए थे। अच्छा, 4 साल पहले आए थे। तो अगर मैं फार्म की लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका फार्म कितने एरिया में फैला हुआ है? ये फार्म जिसमें पूरा पूरा अगर देखें तो बाउंड्री वाल है। 1 एकड़ में है फार्म सर। 1 एकड़ में पूरा फार्म है। और जहाँ पे शेड आपने बनाया है उसमें से कितने फुट में बनाया है? ये शेड 120 फुट लंबाई है और 80 फुट चौड़ाई है इसकी अच्छा शेड की। सर, जैसे फार्म तो बहुत सारे देखे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, बट आपने गायों को भी फ्री रेंज कर रखा है, भैंसों को भी फ्री रेंज कर रखा है। और मैं जैसे देख के लगा, और इसमें नॉर्मल कंस्ट्रक्शन किया आपने ना, कोई बड़े कंपनी का ब्रांड दिख रहा है मुझे। तो किस तकनीक को आपने अडॉप्ट किया सर अपने देखो, farm में? ये कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको नॉलेज उसकी पूरी होनी चाहिए। तो मैंने बहुत जगह पे विजिट किया फार्म बनाने के चक्कर में। अच्छा। मैं एमपी तक गया। तो जैसे अपने फार्म में अगर बात करें तो पहले गाय थी या पहले भैंसे थी? जैसे आपने बताया कि नहीं, भैंस से फार्म स्टार्ट हुआ था। सर घर में दोनों चीज थी, लेकिन भैंस में एक दिक्कत आती थी घर में कि भैंस को हाथ से ही दूध निकालना पड़ता था। तो यहाँ पे हमने पार्लर लगाया है, तो भैंस की चवाई भी हम पार्लर से कर रहे हैं। अच्छा। और गाय की तो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में ही हो रही है। अच्छा, गाय की तो पूरे वर्ल्ड में हो रही है। हाँ, भैंस की चवाई मशीन में होने में दिक्कत होती है, तो वो पार्लर में जाके आप कर सकते हो आराम से। मतलब इंडिया में मतलब 1-2% फार्म होंगे जो भैंसों का दूध मशीन से निकल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, वो और सही बने हुए हैं तब भी वो कामयाब नहीं है। और मैं आया हुआ था फार्म में आपका, तो देखा था कि पूरा कामयाब है। एक अनपढ़ लेबर भी दूध निकाल रहा है, वो भी इजीली से दूध कलेक्ट हो रहा है। देखो, जो लेबर है वो है अच्छा आदमी है, ट्रेंड किया हुआ है, लेकिन एक ट्रेंड लेबर से काम चल रहा है अब। एक लेबर से सारा काम जब पहले गांव में था सेटअप, तो वहां पे कम से कम 7 लेबर भैंस के लिए चाहिए थे। अच्छा। तो तब जाके काम हो पाता था समय से। अभी एक ट्रेंड लेबर आराम से पूरा काम कर देता है। पूरा काम कर देता है। तो अगर हम बात करें सर, तो अभी आपके पास दुधारू जानवर कितने हैं? अभी दूध पे 47 के करीब जानवर हैं। 47? उसमें मिल्किंग में बफेलो भी है, काऊ भी है? हाँ, दोनों को मिला के। अच्छा जी। तो आप गाय पालते हैं, तकरीबन कितने लीटर की गाय पालते हैं? सर मैं गाय 25 और 30 लीटर के बीच की ही पालता हूँ, मेरे को यही पे सेटल सही लगती है। और इसमें भैंस मेरे पास 20 लीटर के ऊपर की है। भैंस 20 लीटर के ऊपर की है? अच्छा, जैसे थोड़ा सा मिल्किंग मशीन जैसे आप लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा मैं तुझे पूछना चाहूंगा, जो आपके पास भैंसें हैं, आपने क्या कुछ अभी तक अनुभव किया कि कितने लीटर वाली भैंस का ही दूध मिल्किंग मशीन से निकाले? देखो, वो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कितने लीटर की भैंस है, लेकिन उसको आपको पहले भैंस को थोड़ा ट्रेन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, आपको कितना समय लग गया ट्रेंड करने में, भैंसों को दूध निकालने पहले 2-3 महीने में दिक्कत बहुत हुई थी। तो अपने फार्म की भैंसें थी या बाहर से परचेज करके लाए? नहीं, अपने फार्म की ही है। अच्छा, अपने फार्म की ही है। अच्छा, तो जैसे आप घर पे आप मैनुअल पाल रहे थे, तो आपने ऑटोमेशन क्यों किया? ऑटोमेशन क्या करने का क्या कारण था? सर देखो, ऑटोमेशन करने का एक ही तरीका वजह है कि लेबर कॉस्ट कटिंग हो जाए। हाँ हाँ। और प्रॉपर एनिमल को एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाए। जैसे पानी है, जैसे समझो कि 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए 26 लीटर पानी एनिमल को चाहिए। अच्छा, 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए 26 यानी 26 लीटर पानी चाहिए। पानी उसको पीना पड़ेगा। हाँ हाँ। तब उसकी आउटपुट अच्छे से मिलेगी। ओके ओके। और जो घर में जो पहले बांध के रखते हैं, उसमें हम उतना पानी उसको नहीं दे सकते, क्योंकि जब हम उसको लेकर जाएंगे खोल के, तब उसका मन है नहीं पीने का, पानी वहां पे प्रॉपर है नहीं, या वैसे बंदे ने डरा दिया लेबर वन ने, तो पानी पीना छोड़ देती है बीच में से। जब फार्म बनाया गया था ना, इसको TMR को सोच के बनाया गया है कि इसमें TMR चल जाए। TMR चल जाए। लेकिन अभी थोड़ा समय नहीं बना TMR लाने का, तो लाएंगे। तो
इसमें पूरा लोड कर दिया है पूरे 24 घंटे का। 24 घंटे का? जब अभी ये खाएंगी पूरा फुल होके साइड में चले जाएंगी। अच्छा, 24 घंटा में एक बार ही खिलाते हैं इनको? एक बार ही खिलाते हैं, बार बार खिलाने से भी एनिमल डिस्टर्ब होता है, उसमें दूध में कमी होती है। अच्छा, जैसे आपने डाल दिया तो अभी खा लेगा और सुबह तक खाता रहेगा? हाँ, जब इसका दोबारा मन होगा, अपना इसको रिक्वायरमेंट होगी तो आके ले लेगी। अच्छा, दोबारा ले लेगी, कहने का मतलब कि शाम का शाम फीडिंग कराया जाता है। अच्छा जी, वो पहला ऐसा फार्म मिला जो फार्मर कह रहा है भाई 24 घंटे में एक बार फीडिंग कराता हूँ। तो अगर हम बात करें भी खिलाने के तरीके में, जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक तो आपका ये हो गया, गेहूं का हो गया, और दूसरी तरफ ये हरा चारा में क्या खिला रहे हैं? हरा चारा में सर अभी इसमें हमने राई घास है, सरसों है और बरसीम है। इसमें तकरीबन जो मौसम के हरा चारा है सब इसमें पहले लौ में मिक्स कर रखे हैं। अच्छा, इसके बाद जब ये कट जाएगा फिर इसमें राई चारा रह जाएगा। राई चारा रह जाएगा। जैसे हम देखते हैं आजकल, जैसे आपने TMR टीले बनाए, पर TMR आप यूज नहीं कर रहे, क्योंकि TMR देखिए जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आपने चैफिंग भी नहीं किया हरे चारे की, और आपने तूड़े की भी ढंग से चैफिंग नहीं किया। सर देखो, TMR जो मैंने जब फार्म स्टेबल किया था तो इस पे मेरा बहुत खर्चा हो गया था, तो अभी इसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है। अच्छा, इस चक्कर में मैं अभी TMR नहीं ला रहा हूँ। तो अच्छा, क्या मेरे को मालूम है कि TMR चाहिए ही चाहिए। जब इसकी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी तो TMR आएगा। कुछ लोग हेडलॉक भी लगाते हैं, आपने हेडलॉक भी नहीं हाँ, लगाया? हेडलॉक अगर सर लग जाए तो अच्छी बात है, वैक्सीन में उसका इजी हो जाता है। अच्छा, तो जब हम पहले पूछ रहे थे तो वहाँ पे एक दो फार्मरों ने हमको समझो मिसगाइड कर दिया। हाँ, ये बोलते हैं रात में लॉक हो जाते हैं तो एनिमल इसमें फंसा रह जाता है। अच्छा, तो इस चक्कर में हम नहीं लगाए। लेकिन कोई और बंदा फार्म बना रहा है तो थोड़े हेडलॉक लग जाने चाहिए। भैंसों को भी आप फ्री रेंज कर रहे हैं, और पानी फ्री रेंज में पीती हैं, फ्री रेंज में खाती हैं, फ्री रेंज में दूध देती हैं, और उनके आप उनकी एज के हिसाब से या ड्राई एनिमल, मिल्किंग एनिमल के हिसाब से आपने वो ही हमने इनके 3 खाने तभी बना रखे हैं। 3 खाने बना रखा है। अच्छा, अगर मैं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूं, क्योंकि मान लीजिए ऐसा थोड़ी है आपकी 60 लाख रुपए का दूध बेच रहे हैं, समस्याओं का भी तो सामना किया होगा। तो आपको प्रॉब्लम्स क्या लगती है डेयरी फार्मिंग में? प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? प्रॉब्लम डेयरी फार्म में सबसे ज्यादा दिक्कत है कि लेबर इसमें बहुत कम मिलती है। लेबर की समस्या सबसे ज्यादा है, लेबर की समस्या। तो ऑटोमेशन तो चाहिए ही चाहिए। चाहिए। जितनी ऑटोमेशन हो जाए उतनी अच्छी। अच्छा, तो अगर ये बताइए सर, जैसे आपने ऑटोमेशन, जैसे आपके पास फार्म में भी 70-80 जानवर है, अगर ये मैनुअल होता तो आपको कितनी लेबर लगानी पड़ती? कम से कम 7 बंदे तो चाहिए। 7 बंदे? हाँ। और ऑटोमेशन में कितने लोग अभी कर रहे हैं? अभी सर 4 बंदे कर रहे हैं, तो और वो 4 बंदे लेबर इसके एग्री फार्म के साथ में खेती का काम भी थोड़ा बहुत कर देते हैं। अच्छा, तो नहीं तो 7 बंदे यहीं पे फंस जाएंगे, इसी पे रहेंगे। क्या बात है, कहने का मतलब खेती भी हो रही है, फार्म भी मस्त चल रहा है, और ये मतलब कहने का मतलब ये आपको एक छत नहीं दिख रही होगी, एक छत के नीचे बहुत सारे कार्य किए और एक बात और इसमें ऐड मैं करता हूँ, वो 7 बंदे स्किल्ड चाहिए। 7 के सातों ही स्किल्ड चाहिए। उनको हाथ से मिल्किंग, दूध निकालना आता हो, और वो सारा फार्म देख सकते हो। इसमें एक बंदा स्किल्ड, बाकी 3 लेबर भी चल जाएगा। हाँ, मतलब एक पढ़ा लिखा हो ताकि उनको काम बता सके, काम करना है क्या है। आप जैसे एक बार बता दिए कैसे क्या करना, तो उसको भी माइंड में कैसे क्या ज्यादा इसमें दिक्कत यही है कि जो बंदे को मिल्क पार्लर ऑपरेट करना आना चाहिए। अच्छा, ओके जी। जो गाय के में है प्रॉब्लम, वो ये है कि गाय पंजाब में जो दूध नहीं देती है वो बिकती नहीं है। भैंस दूध नहीं देती है तो बिक जाती है। हाँ। और जो अपना RSS का सिस्टम है जो भी है ना, उसके चक्कर में ये पंजाब के डेयरी फार्मों को सबसे बड़ा लॉस हो रहा है। अच्छा, जो गाय दूध नहीं दे रही है, तो जो मैं चाहूँ भी, देखो कोई मेरी गाय है, उसका मास्टाइटिस हो गया है, चारों उसके जो दूध देने की कैपेसिटी ये खत्म हो गई है जी, लेकिन वो मेरे फार्म से सारा उसने फीड लिया, स्टॉक लिया है। तो वो जहाँ पे मान लो एक गाय पे 50 से 60 हज़ार रुपया खर्चा अच्छा पड़ जाता है। हाँ। लेकिन वो गाय जब दूध नहीं देगी तो समझ लो फार्म पे उसका ज्यादा लोड पड़ गया है। लोड पड़ गया है। पंजाब में वो बिकती नहीं है। कारण यही है कि बीफ तो अपने इंडिया में नंबर 1 पे एक्सपोर्ट, लेकिन जो पंजाब का डेयरी फार्म है उसकी गाय बीफ के लिए नहीं जाती है, जाने ही नहीं देते हैं। और भैंस का काम मैं अपडेट कर रहा हूँ। जो भैंस में दिक्कत थी कि भैंस को खुला रखने में इसको ज्यादा जो पुराना सिस्टम है, हाथ से ही दूध निकालना पड़ता है। तो मेरा मिल्किंग पार्लर पे टेस्टिंग था, वो मेरा पास हो गया है। ओके, इसमें थोड़ी चेंजेस कर रहा हूँ, जो उसके डी हॉर्निंग कर देंगे, आगे की जो मेरी नस्ल रहेगी कर देंगे। हाँ, अच्छा, तो बाकी मेरा मिल्किंग का तो अच्छे से हो रहा है। जो इसमें
साथ में भैंस रहती है, साथ में पार्लर में चली जाती है। अच्छा जी। जो भी इनके साथ में रहेगी तो इनके साथ में वो पार्लर में जाके आराम से दूध दे देती है। ठीक है जी। अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि सर 24 घंटे में आप एक बार खिलाते हैं इनको, ड्राई हो गया और हरा हो गया, तो आप क्या इनको फीडिंग कैसे कराते हैं? फीडिंग कराने का क्या माध्यम रहता है? सारी इसी के ऊपर ही हो जाती है, वो जो जितना इनको देना रहता है दाना। फीडिंग तो मुझे कहीं दिखी नहीं रही यहाँ पे। वो आज वो सुबह कर दी होगी इन्होंने। तो फीडिंग भी एक बार कराते हैं? हाँ, एक बार करते हैं। तो फीडिंग कराने का कैसे माध्यम रहता है? जैसे मैं देख पा रहा हूँ खुला है और अच्छे से मिक्स भी नहीं है। सारे इसके ऊपर ही डाल देते हैं। आज थोड़ा लेट हो गए होंगे अच्छा। बंदे, तो इसके ऊपर फीड डाली जाती है। अच्छा जी। तो आपको, जैसे अगर मैं मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ, तो आप अन्य फार्मर को अपेक्षा क्या मिस मैनेजमेंट कर रहे हैं या क्या अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो आपकी नज़रों में क्या लगता है? मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा। बाकी फार्मर देखो जो इस पे नस्ल पे काम कर रहे हैं और वो मेरे से अच्छी गाय भी उनके पास है, हाँ हाँ। लेकिन वो क्या नहीं करते हैं, जो फार्मर हैं वो खुद की मार्केटिंग नहीं करते। अच्छा। अगर डेयरी फार्म को अच्छे से चलाना है तो आपको खुद के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी, अच्छा। अगर आप अच्छा प्रॉफिट के साथ करना चाहते हो। ओके ओके। तो जैसे आपने बताया कि जैसे आप भैंसों में शिफ्ट करेंगे, तो आपको क्या लगता है ऑटोमेशन में भी क्या क्या चीज़ें करेंगे इसमें? इसमें सर थोड़ा सा जो अपना पार्लर है उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। उसमें अभी दिक्कत है कि उसमें बच्चा लगने की जगह नहीं है। अच्छा। जो भैंस है दूध समा जब इसकी दूध मिल्किंग के लिए जाती है, अगर बच्चा इसके साथ में जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। हाँ, तो जब प्लानिंग नहीं था इसका कि चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि भैंस पे जब जो पूछा था देखा था उसमें सब यही बता रहे थे कि भैंस पे नहीं चलेगा। अच्छा, भैंस में नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब ओवरऑल बढ़िया चल रहा है आपका फार्म, बढ़िया रनिंग हो रहा है? हाँ साहब, पूरा पूरा बढ़िया चल रहा है। तो अभी मान लीजिए कितने % का व्यवसाय आपको लगता है? जैसे 60 लाख का सेल करते हैं तो कितना इनकम हो रहा है आपको? देखो सर, मैं पहले तो कभी हमारा जट्टों वाला सिस्टम था, कैलकुलेट किया नहीं था। अच्छा। ठीक है, जब से मैंने इंस्टॉलमेंट देनी चालू की है तब से अच्छे से देखा है कि 20 लाख के करीब बचत हो जाती है साल की। तो लोन आपने कितने रुपए का लिया था? लोन मेरे पास था 98 लाख का। 98 लाख का? तो जो आपने फार्म कंस्ट्रक्शन किया सब लोन से ही किया है क्या? सारा लोन से ही किया। तो सर आपको फिर पुश्तैनी, जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में पुश्तैनी फार्म था आपका, तो सर पुश्तैनी देखो, क्या क्या था? इसमें सारा खर्चा स्ट्रक्चर पे गया है। एनिमल तो मेरे पास खुद के पहले से ही थे। तो 98 लाख का सर स्ट्रक्चर मुझे कुछ ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि उतना 98 लाख बहुत होता है। सर जब वो यूक्रेन का बार चला उसके साथ एकदम रेट सारा लोहे का इसका उसका सब बड़ा था। वो अच्छा। सारा अपने पे ही पड़ा। अच्छा, सब अपने भी पड़ा। तो उसमें मतलब कहने का मतलब जो 98 लाख रुपए आप है। देखो इसमें जो ये फार्म है, हाँ। इसमें नीचे जो इसका हाइट है इसका देखो, आप वहां से देखो जो हाँ बिल्कुल खेत है उससे ऊपर किया हुआ है, तो इसको हाइट करने में ही 15 लाख चला गया। हाइट करने में? हाँ, मिट्टी डालने में? मिट्टी में। अच्छा। हाइट पे इसीलिए किया है कि जो इसमें जो एनिमल को जो ज्यादा दिक्कत है गर्मी से, फार्म दूसरे जमीन से ऊंचा है तो इसमें हवा ऑटोमेटिक ही चलती रहेगी। ये पंखे भी कभी चाहो तो बंद कर सकते हैं। अगर आपके फार्म में वेंटिलेशन अच्छी नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। अच्छा, ओके जी। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो लोन, जो 98 लाख का लोन लिया था, कितने दिन पहले लिया था? 2022 में लिया था। 2022 में? तो अभी कितना आपने भर दिया होगा? अभी समझो 50% तक भर दिया है। 50 लाख रुपए करीब चला गया है, अभी 50 लाख रुपए बाकी है। तो ये सब दूध बेच के ही जा रहा है? सब दूध बेच के ही जा रहा है सर। अच्छा जी। तो अभी आपको क्या लगता है हमारे फार्म में क्या क्या कमियां हैं? बस जैसा सर TMR की कमी है, हाँ। और बाकी इसमें जो बॉल बाउंड्री है थोड़ी और अच्छी हो जाए, और थोड़ी बहुत तो सर अपडेट जो बिजनेस है मांगता ही है, उसमें चलती ही रहती है। उसमें चलती रहती है। अच्छा जी। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल सर ने अपनी गलतियां भी बताई, हमने गलतियां क्या क्या की हैं और हमें क्या क्या करना है इन फ्यूचर वो भी बताया। तो किसान साथियों, आशा करते हैं जो इस पार्ट में हमने जो चीज़ें कवर की हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी जो आने वाले पार्ट है उनको जरूर देखें, ताकि आप भी डेयरी फार्मिंग में कुछ अलग, सबसे हटके अलग कर सके और कामयाब किसान बन सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।